गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आप लोगों के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की चर्चा हम प्रथम वर्ष से लेकर आज तक करते चले आए हैं। हम जब परिप्रेक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय, जैसे कि पूर्व में कई बार आपको बताया गया, दृष्टिकोण या नज़रिए से होता है। जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम मूलतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं और एक को हम मानवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जिससे आप पूर्णतया परिचित हैं। जब हम परिप्रेक्ष्य की चर्चा करेंगे तो हमें पहले समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा इस प्रकार से जानना होगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कौन से शताब्दी में हुई और उस समय समाजशास्त्र को लेकर क्या नज़रिया था, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ एक नवोदित विज्ञान है, जिसका पूर्व स्वरूप दर्शन में ही देखने को मिलता है और जिसके कारण विद्वानों की मान्यता है कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यानी प्रारंभिक समय में समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में नहीं देखा गया। और हम देखते हैं, जब हम समाजशास्त्र के इतिहास को पढ़ते हैं या क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, जिसमें मूलतः हम ऑगस्टे कॉम्टे की बात करते हैं, जिसे समाजशास्त्र का जनक कहा गया है। हम जब ऑगस्टे कॉम्टे की बात करते हैं, इमानुएल दुर्कहाइम की बात करते हैं, हम वॉर्ड की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं ये प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का पूरा प्रयास समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में था। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का उनका पूर्ण प्रयास था। ऑगस्टे कॉम्टे, इमानुएल दुर्कहाइम, वॉर्ड जैसे विद्वानों ने निरंतर प्रयास कर समाजशास्त्र को एक विज्ञान की कोटि में लाकर या उसकी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में लोग अपने मन माने ढंग से निष्कर्ष निकालते हैं। कोई कहता है समाजशास्त्र विज्ञान है और कोई कहता है समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। इसी संदर्भ में बियरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में इस बात को स्वीकार किया है कि सामाजिक घटनाओं में कुछ भी कृत्रिमता, विलक्षणता या अलौकिकता नहीं है। सामाजिक घटनाएं उतनी ही प्राकृतिक हैं जितनी कि चुंबक के आकर्षण शक्ति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति और विद्युत शक्ति की घटनाएं। एक आधुनिक नगर उतना ही प्राकृतिक है जितना कि चींटी के द्वारा बनाया गया उसका घर, जिसको हम वल्मीक कहते हैं। यहाँ पर बियरस्टेड इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मानव समाज में कोई भी ऐसी सामाजिक घटनाएं नहीं है जो कि प्राकृतिक घटनाओं से भिन्न हो। प्राकृतिक घटनाएं जितनी प्राकृतिक हैं उतनी ही सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक हैं। वो प्राकृतिक घटनाओं से कोई अलग प्रकार की नहीं है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं उस प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी घटित होती हैं। अचेतन संसार अर्थात जड़ पदार्थ के रहस्य को जानने के लिए समय समय पर मनुष्य ने फिजिकल साइंस को जन्म दिया। पेड़ पौधे और पशु जीवों को समझने के लिए वनस्पति शास्त्र को और प्राणी जीवन को समझने के लिए प्राणी शास्त्र का सृजन किया। यानी मनुष्य ने ही इन विज्ञानों का सृजन किया है। और क्यों सृजन किया है? मानवीय जीवन को समझने के लिए। मानवीय जीवन के जो नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए मनुष्य ने इन विज्ञानों का विकास किया है, जिसे हम फिजिक्स कह सकते हैं, बॉटनी कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं। इसी प्रकार चेतन मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं के आधारभूत नियमों तथा स्थितियों को समझने की भी कोशिश की गई है। मतलब कि कहने का अभिप्राय यह है कि केवल हमने प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया है, चेतन मनुष्य के द्वारा जो अंतःक्रिया की जाती है, जिन नियमों के आधार पर संबंधों का निर्माण किया जाता है, उसको भी समझने का प्रयास किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। एक बात आप समझ लीजिए,
मनुष्य के जीवन में केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, मनुष्य के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए उसके जीवन में सामाजिक घटनाएं भी उतनी अहम है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम अपना जीवन देखें, हमारे पास में एक और हाथ में मोबाइल होता है जो कि एक हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तु है, लेकिन मोबाइल का होने भर से हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होता। मोबाइल हमारे संबंधों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसको संबंधों का निर्माण करना होगा और तभी वह जीवित रह सकता है। इसीलिए मनुष्य ने सामाजिक विज्ञान विषयों का भी विकास किया ताकि सामाजिक घटनाओं को भी समझा जा सके। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के तत्वों और सिद्धांतों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया गया, यानी वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उनका वितरण कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स का उदय होता है। उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखी जा सकती है, सामाजिक जीवन में शांति कैसे रह सकती है, कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित रखा जा सके, राज्य और राजनीति को किस प्रकार से उनकी व्याख्या की जा सके, इसको समझने के लिए राजनीति शास्त्र जैसे विषय का उदय हुआ। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, किंतु केवल अध्ययन का नाम विज्ञान नहीं है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह दें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, तो अध्ययन करना विज्ञान नहीं है। तो केवल ये कह देना कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है इसलिए विज्ञान है, ये अपने आप में अतार्किक बात होगी। किसी भी विषय को यदि विज्ञान कहना है तो हमें उसके अंदर कुछ देखना होगा, और उसके अंतर्गत हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा क्या उसमें विज्ञान की वे विशेषताएं हैं जो कि किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए अनिवार्य है। तो अब हमें इस बारे में केवल कुतर्क नहीं करना, या इस बारे में केवल एक विवाद नहीं करना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। समाजशास्त्री कहते हैं अगर समाजशास्त्र में वे सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो विज्ञान में पाई जाती है तो हमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, तो समाजशास्त्र स्वतः ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और यदि उसमें वो विशेषताएं नहीं देखने को मिलती हैं तब हमारे सामने ये समस्या आती है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है। विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक संबंधों को समझाने का प्रयास किया है, किंतु वो इतनी कुशलता से इस पद्धति को लागू नहीं कर पाए जितने कुशलता से केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे नेचुरल साइंसेस कर पाए हैं। इसलिए ये समझा जाता है कि समाजशास्त्र अभी अपने शैशव काल में या प्रारंभिक अवस्था में है। हम इनकी तुलना नेचुरल साइंस के साथ में नहीं कर सकते हैं, और उसको हम ये भी कहते हैं समाजशास्त्री कि समाजशास्त्र में अभी वो प्रौढ़ता नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है जो हमें प्राकृतिक विज्ञान में देखने को मिलती है। और इसका एक तर्क यह भी दिया जाता है कि सामाजिक प्रघटनाएं जो हैं उनकी प्रकृति परिवर्तनशील है, उनकी प्रकृति जटिल होने के कारण समाजशास्त्र के यथार्थ विज्ञान बनने में बाधाएं आती हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य, क्योंकि आप समाजशास्त्र में किसका अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्र में आप सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, और ये सामाजिक संबंध क्या है, परिवर्तनशील भी है और जटिल भी है। सामाजिक स्थितियां बदलती हैं, संबंध भी बदल जाते हैं। जटिलता इस संदर्भ में है कि मनुष्य उसके अंदर सम्मिलित है, तो मनुष्य कब कैसी प्रतिक्रिया करेगा उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए उसमें हमें जटिलता भी देखने को मिलती है। लेकिन इसका काउंटर देते हुए, इसका विरोध करते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो प्राकृतिक विज्ञान में भी जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भी परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशीलता अपने आप में कोई समस्या नहीं है। फिर हम बात करते हैं जटिलता की, तो उन्होंने यह भी कहा प्राकृतिक घटनाएं भी अत्यधिक जटिल हैं और वो उतनी ही जटिल हैं जितनी सामाजिक घटनाएं। तो यह तर्क यहाँ पर जस्टिफाई नहीं होता है कि जिसके कारण हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखें। तो इन्होंने कहा हमें ये जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, उसके लिए हम करें क्या। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा विज्ञान कहते किसको है, और समाजशास्त्र में अगर वे सभी वैज्ञानिक विशेषताएं मौजूद हैं तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। तो अब समाजशास्त्रियों ने क्या किया, समाजशास्त्रियों ने कहा पहले हमें समझना है व्हाट इज साइंस, विज्ञान कहते किसको है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है,
और शायद जैसे मैंने कहा व्हाट इज साइंस, तो विज्ञान क्या है, आप पूर्व में जाकर अपने पिछली कक्षाओं का कुछ यदि याद करें तो आपको याद आ रहा होगा कि विज्ञान क्या है। मैंने आपको समझाया है कि विज्ञान, आपको मोटे मोटे तौर पे बतला दूं, वापस से रिवाइज करा दूं, विज्ञान किसी विषय का नाम नहीं है, विज्ञान किसी विषय वस्तु का नाम नहीं है। विज्ञान क्या है? विज्ञान अध्ययन पद्धति है, अध्ययन करने का तरीका है। और कोई भी विषय यदि इस अध्ययन पद्धति को अपनाता है तो उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसी बात को बढ़ाते हुए लुंडबर्ग का कथन है कि यह धारणा सर्वथा गलत है कि विज्ञान का संबंध किसी विशेष प्रकार की अध्ययन वस्तु से होता है। विज्ञान का कोई भी संबंध किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री से नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, विज्ञान शब्द से कोई विशेष अध्ययन वस्तु प्रकट नहीं होती है। वास्तव में विज्ञान एक अध्ययन पद्धति है और जो भी विषय इस अध्ययन पद्धति को अपनाएगा उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विज्ञान का दो प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। एक के अंदर हम विज्ञान को एक पद्धति के रूप में देखते हैं और एक में हम विज्ञान को विचारधारा के रूप में देखते हैं। कुछ समाजशास्त्री विज्ञान को एक पद्धति मानते हैं और कुछ समाजशास्त्री विज्ञान को एक विचारधारा मानते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पर इन दोनों को ही समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विज्ञान का अभिप्राय ज्ञान की उस क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्थिति से है जो वैज्ञानिक पद्धति के पर आधारित है एवं निश्चित निष्कर्ष देने की क्षमता रखती है। आप इस बात पर गौर करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। विज्ञान क्या है? ये एक अध्ययन पद्धति है। कैसी अध्ययन पद्धति है? एक क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। जब भी आपके द्वारा उस क्रम को अपनाया जाएगा, आप उस क्रम के आधार पर जब किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे, किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका अध्ययन विज्ञान की श्रेणी में ही माना जाएगा। विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बनता है जैसे कि एक मकान पत्थर, ईंट, चूने, सीमेंट इत्यादि से मिलकर बनता है। पाइनकर ने ये उदाहरण देकर हमको समझाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर यह भी समझ लेना है कि तथ्यों के संकलन मात्र से विज्ञान का निर्माण नहीं होता। अपन इस चीज को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। आपको मकान बनाना है, आपने एक ट्रक पत्थर मंगवा लिया, आपने सीमेंट मंगवा ली, आपने बजरी मंगवा ली, आपने पानी मंगवा लिया और सबके ढेर बना बना कर रख दिए। क्या आप उसको मकान कहेंगे? क्या पत्थरों का ढेर मकान है? क्या सीमेंट की बोरियां मकान है? आप कहेंगे मकान नहीं है। तो फिर मकान क्या है? तो आप कहेंगे मकान बनाने के लिए इनमें क्रमबद्ध व्यवस्थित संबंध होने चाहिए। कहाँ पर पत्थर कैसे लगेगा, पत्थर को लगाने का तकनीक क्या है, सीमेंट का प्रयोग, सीमेंट में बजरी और पानी की मात्रा कितनी होगी, और इन सब का अंतः संबंध होकर व्यवस्थित संबंध जब होता है तब मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार विज्ञान के अंदर भी तथ्यों के संग्रह होने के साथ साथ ही उनका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। व्यवस्थित पद्धति के उपयोग द्वारा उनका सामान्यकरण भी किया जाना बहुत जरूरी है। सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो अब वैज्ञानिक पद्धति को क्रमबद्ध या व्यवस्थित कहने के लिए क्या जरूरी है, आप समझिए। मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, आपको एमए प्रीवियस में भी बताया था। वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक पद्धति है। इनमें क्या है? सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, सारणीयन, निष्कर्ष तथा सामान्यकरण एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में एक क्रम में देखे जा सकते हैं। अपन इसको अन्य तरीके से समझें। जब भी आपके द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना है तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप समस्या का चुनाव करेंगे। समस्या का चुनाव करने के बाद में आप अपने अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारित करके आप अध्ययन के क्षेत्र को निर्धारित करेंगे। अध्ययन के क्षेत्र को निर्धारित करके आप अपने सैंपल को, निदर्शन को निर्धारित करेंगे। निदर्शन को निर्धारित करके आप अध्ययन पद्धति को निर्धारित करेंगे। अध्ययन करने का तरीका क्या?
अध्ययन पद्धति को या अपनी तथ्य संकलन करने की पद्धति जो है उसको निर्धारित करेंगे। उसको निर्धारित करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों को एकत्रित करेंगे। तथ्यों को एकत्रित करके अब उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद अब आप उसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद आप उसका सामान्यकरण करेंगे और सामान्यकरण करके आप सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। आप यदि इन चरणों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा किया गया अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है। इनका क्रम सदैव निश्चित रहता है। ऐसा नहीं है कि इन विभिन्न चरणों को हम अपनी सुविधा अनुसार आगे या पीछे कर लें अथवा इनमें से कोई चरण को रखें और किसी को हटा दें, ऐसा संभव नहीं है। आपको इन चरणों का पालन करना है और जब आप इस चरणों का पालन क्रमबद्ध रूप से करते हैं तो आपके द्वारा किया गया अध्ययन विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इस दृष्टिकोण से विज्ञान क्या है, एक पद्धति के रूप में हमने इसको समझा है। अब दूसरे समाजशास्त्री विज्ञान को एक विचारधारा के रूप में, साइंस एज अ आइडियोलॉजी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से विज्ञान एक तरीका या दर्शन है जिसके द्वारा घटनाओं का समझने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक विचारधारा घटनाओं की व्याख्या करने का एक तरीका विशेष है जिसमें किसी घटना को व्यक्त किया जाता है, उसे समझा जाता है। यहाँ पर हम विज्ञान को एक विचारधारा के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर हम किसी भी घटना की एक विशेष तरीके से हम उसकी व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने मनुष्य की बुद्धि के विकास को समझने के लिए 3 चरणों का उल्लेख किया। इन्होंने कहा मानव बुद्धि जो है 3 चरणों में होकर जाकर विकसित हुई है या इनकी क्रमिक अवस्थाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। प्रथम अवस्था को वह धार्मिक या मिथ्यापूर्ण अवस्था कहते हैं, दूसरी को अधिभौतिक अवस्था कहते हैं और तीसरी को वह प्रत्यक्ष या पॉजिटिविस्टिक अवस्था कहते हैं। उन्होंने कहा मानव की बुद्धि का विकास इन 3 अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है। अनिवार्य तौर पर इसको इन अवस्थाओं से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर विज्ञान को हम विचारधारा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वैज्ञानिक विचारधारा में घटनाओं की व्याख्या तार्किकता के आधार पर की जाती है, मनमाने ढंग से नहीं की जाती। उसका एक तर्क दिया जाता है, तर्क के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं को हमें समझना होता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि विज्ञान एक विचारधारा है। वैज्ञानिक विचारधारा का मूल तत्व प्रत्यक्षवाद है, जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर में किया है। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। तो प्रत्यक्षवाद के अंदर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, अध्ययन वस्तु और अध्ययनकर्ता में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है, अध्ययनकर्ता अध्ययन वस्तु को प्रभावित नहीं करेगा। अध्ययनकर्ता और अध्ययन वस्तु के बीच में अनौपचारिक संबंध नहीं होंगे। अध्ययनकर्ता के द्वारा जिस घटना का अध्ययन किया जाता है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अध्ययनकर्ता के द्वारा किसी सामाजिक घटना का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में किया जाता है, यानी उसकी भावनाएं उसको प्रभावित करती हैं, तो वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता है। दूसरा, कार्य और परिणाम की व्याख्या प्रस्तुत करना, यानी कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्यक्षवाद में आनुभाविकता बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभवाश्रित होना, इंद्रिय ग्राही होना बहुत जरूरी है। वहाँ पर जो भी अध्ययन किया जाता है उसका मूर्त होना आवश्यक है, अमूर्त नहीं। हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों के द्वारा देख छू सकते हैं, उनके द्वारा उनकी सहायता से जो तथ्य एकत्रित करते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रग्राही ज्ञान या अनुभवाश्रित ज्ञान पर बल दिया जाना, मानव की 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने की क्षमता प्रत्यक्षवाद का तीसरी मौलिक विशेषता है। इसके बिना हमारा द्वारा किया गया अध्ययन विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अतः जब हम विज्ञान की बात एक विचारधारा के संदर्भ में करते हैं तो उसमें संगठित ज्ञान का स्वरूप देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण से इसमें निष्कर्षों की संरक्षणशीलता द्रष्टव्य है। तो आज हमने 2 दृष्टिकोण किए विज्ञान के।
पहले तो हमने किया है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्रारंभ किया है, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने पहले किया है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो हम